हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन, लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी, ठीक है। इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, ठीक है। हालांकि मोशन चैप्टर में भी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करी थी, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलीज़ करेगी तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। वो हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 9.8 ही क्यों, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ही क्यों पुट करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसे, ठीक है। अभी मोशन में हमने फ्री फॉल पढ़ा था, यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे हम ग्रेविटेशन में, ठीक है। वहाँ पे आपको सीधे क्रैम करवाया जाता था कि सीधे बच्चों क्वेश्चंस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। वो आई कहाँ से है वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले अर्थ बना लेता हूँ, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं मान रहा हूँ कि इस बॉडी का जो रेडियस है वो अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, ठीक है। मतलब इस बॉडी का रेडियस मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स अप्रॉक्सीमेटली हमने रेडियस ऑफ अर्थ ही मान लिया, ठीक है ना। तो अब बच्चों देखो, अर्थ का मास m ही है और इस बॉडी का मास ma है। इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होएगा, ओके। और ये स्मॉल m की एक्सेलरेशन क्या होएगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, ये। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और याद रखो कि अब एक्सेलरेशन किसकी है, मास की। और इसके फॉर्मूले में मतलब एक्सेलरेशन है ये स्मॉल m मास की, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले में जो मास आ रहा है वो किसका आ रहा है, अर्थ का आ रहा है। इसका मतलब किसी बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। किसके मास पे डिपेंड करती है, जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है। ये एक्सेलरेशन हमने निकाली है m मास की, ठीक है, m मास की एक्सेलरेशन है ये, मगर इसके फॉर्मूले में अर्थ का मास आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अट्रैक्टिंग इट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जी की वैल्यू आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ का मास आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अर्थ का मास अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। इसे भी मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 1000 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसे कैलकुलेट करोगे ना तो राउंड ऑफ करके ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। इसे सॉल्व करना, कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्मॉल m मास है ना, ये अर्थ की सरफेस पे लिया है, अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है, ठीक है। हालांकि ये यहाँ भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे था तो मास, जो अगर फोर्स लिखना है, ठीक है, अगर ये मास मैं यहाँ पे रख देता, फोर्स लिखना है तो ये वाला डिस्टेंस आना था ना, ठीक है। तो अब मान लो आपको दिया हुआ है ये m मास, चलो पहले मैं केस में ये ले लेता हूँ, ये m मास है 100 मीटर ऊपर, ठीक है। तो अब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे, फोर्स कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर में 100 मीटर ऐड करना है।
तो 100 मीटर की क्या औकात है 6400 किलोमीटर के आगे? इट इज़ नेग्लिजिबल हाइट, ठीक है ना, बहुत कम हाइट है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे है या अर्थ के सरफेस के आसपास है, मतलब उसकी जो हाइट है, ठीक है, कुछ मीटर्स में है, ठीक है, तो जो ग्रेविटी आप सीधे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 100 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होएगी, वो इतनी ही आएगी, 6400 किलोमीटर प्लस 100 मीटर करके देखो, इतनी ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने मोशन में जो फ्री फॉल पढ़ा था उसमें हम हाइट ले लेते, 100 मीटर ले लेते थे, 200 मीटर ले लेते थे, ठीक है। वहाँ पे हम कह देते थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। वो तब कांस्टेंट है अगर उस हाइट की, मतलब 6400 किलोमीटर के आगे अगर वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, अगर वो हाइट 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तब हम कह देते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं ये हाइट मान लेता 5000 किलोमीटर, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आनी थी, फिर आपको फाइंड आउट करनी पड़नी थी। यहाँ पे 6400 किलोमीटर प्लस 5000 किलोमीटर पुट करते तो तब आपकी वैल्यू आनी थी। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब है? जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के पे पड़ी है, या मतलब वो किसी हाइट पे है अर्थ की सरफेस से, मगर वो हाइट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तब हम कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट्स ये आगे भी बात करेंगे, 10 किलोमीटर तक हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, 10 किलोमीटर तक, ठीक है। उससे आगे 10 किलोमीटर से आगे फिर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जिसकी एक्सेलरेशन होती है ना, उसकी एक्सेलरेशन उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, किसके मास पे डिपेंड करती है? जो उसे खींच रहा है, ठीक है ना। तो चलो एक और हम बात कर लेते हैं यहीं पे ही। अब स्टूडेंट्स एक बॉडी है m1 मास की, ठीक है, और r डिस्टेंस पे एक दूसरी बॉडी पड़ी है m2 मास की। ऑब्वियस है इनके बीच में फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स होएगा, ठीक है, और उस फोर्स की वैल्यू आपको पता है क्या होएगी? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर एक्सेलरेशन में m1 की एक्सेलरेशन की बात करूं तो m1 की एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू f अपॉन m1। ये भी हमने स्टूडेंट्स ये क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, ये भी न्यूटन का लॉ है, ये ग्रेविटेशनल लॉ है, ये मोशन का लॉ है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे f की वैल्यू पुट करो, कट गया, तो फर्स्ट बॉडी की एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? जी m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? जी m1 बाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? उस मास पे जो उसे खींच रहा है, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स मैं ले लूँ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है a2। यहाँ पे अब m2 क्या है? लाइटर बॉडी, ठीक है, m2 इज लाइटर बॉडी, और लाइटर बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इसके मास पे जो उसे खींच रहा है, ठीक है। तो हमें पता है m1 ज़्यादा है m2 से, ठीक है। अगर m1 ज़्यादा है, कैपिटल G और r स्क्वायर देखो वो तो दोनों के फॉर्मूले में आ रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब कि जिसका मास ज़्यादा होएगा उसकी एक्सेलरेशन, मतलब इसकी जो ये लाइटर बॉडी है ना, लाइटर बॉडी की एक्सेलरेशन है a2, ठीक है, लाइटर बॉडी की एक्सेलरेशन है, और ये किस पे मास पे डिपेंड कर रही है? जो उसे खींच रहा है, ठीक है। तो अगर m1 यहाँ पे मैंने हैवियर बॉडी ली है, m2 लाइटर बॉडी ली है, तो ऑब्वियस लाइटर बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो हैवियर बॉडी के मास पे डिपेंड कर रही है,
ठीक है ना। तो हैवियर बॉडी का ऑब्वियस मास ज़्यादा होएगा, तो लाइटर बॉडी की एक्सेलरेशन ज़्यादा होएगी, ठीक है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था कि जो लाइटर बॉडी की है, लाइटर बॉडी की एक्सेलरेशन ज़्यादा होएगी और हैवियर बॉडी की एक्सेलरेशन कम होएगी, ठीक है। अब जैसे हैवियर बॉडी की एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, ठीक है, m2 पे। तो m2 ऑब्वियस कम है, m2 कम होएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन इस बॉडी की कम होएगी, ठीक है ना। तो लाइटर बॉडी की एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, हैवियर बॉडी की एक्सेलरेशन कम होती है, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी थी, अगर अर्थ अगर एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, मगर हमने देखा था कि अर्थ की एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल थी। क्यों नेग्लिजिबल थी? क्योंकि अर्थ जो है दैट इज़ वेरी वेरी हैवियर बॉडी, ठीक है। तो हैवियर बॉडी की एक्सेलरेशन कम होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लाइटर बॉडी की एक्सेलरेशन ज़्यादा होएगी, हैवियर बॉडी की एक्सेलरेशन कम होएगी, ठीक है। क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन किसके मास पे डिपेंड करती है, उसको खींचने वाले पे, ठीक है। अगर खींचने वाला मास ज़्यादा है तो ऑब्वियस है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी, अगर खींचने वाला मास कम है तो ऑब्वियस उसकी एक्सेलरेशन कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो हैवियर बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन कम आती है लाइटर बॉडी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स ऑन विच जी डिपेंड्स, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने 9.8 यहाँ पे फाइंड आउट करी है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी भी कह देते हैं, ठीक है। जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि हाइट पे तो डिपेंड करेगी, ठीक है। हाइट अगर मतलब कि आपको बताया 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो अब हम फैक्टर्स देखते हैं जिन पे ग्रेविटी डिपेंड करती है। सबसे पहले हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं अर्थ बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज़ अर्थ, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे हमने एक्सेलरेशन देखनी है, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज हाइट h एंड ये क्या होएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो चलो मैं ऐसे करता हूँ, आर ई प्लस एच वो स्मॉल आर के इक्वल लिख देता हूँ, ठीक है ना। h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस। अब स्टूडेंट्स P पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखनी है, ठीक है, मतलब कि अगर आप कह लो P पॉइंट में एक ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसके बीच में अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना होएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होएगी, F/m, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा me/r स्क्वायर, ठीक है। जब भी स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन लिखनी है ना तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। कैपिटल जी और एम ई ये तो वही रहेंगे, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, ये आर क्या आ जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द बॉडी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा लिया करो। पी पॉइंट पे अब एक्सेलरेशन क्या होएगी, GME/r स्क्वायर, ठीक है। r को मैं RE प्लस h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स वही बात है, अगर h काफ़ी कम है, ठीक है, मान लो मीटर्स में है, तो मीटर में वो 6400 किलोमीटर ऐड करोगे तो मतलब वो तो अप्रॉक्सीमेटली 6400 ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रह जाएगी, ठीक है ना। मगर अगर हाइट जो है वो है 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, ठीक है, या 2000 किलोमीटर, तो ऑब्वियस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहेगी, ठीक है। हमें यहाँ पे h हाइट पुट करके उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। जैसे इस पॉइंट की अगर हाइट 2000 मीटर है तो 2000 मीटर पुट करके आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली थी। वो कैसे थी,
जब रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है और हाइट नेग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूं, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले में आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या चीज है, दिस इज द, ये क्या चीज है, जी के इक्वल है ना, ठीक है। ये एक्चुअल में जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है, जिसको हम स्मॉल जी कह देते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया। ओके स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, काफ़ी क्वेश्चंस में काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ये देखो कि मैंने आपको बताया 10 किलोमीटर तक हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 ही रखते हैं, 10 किलोमीटर तक, ठीक है। 10 किलोमीटर के बाद ये आपको फॉर्मूला, मतलब इस जो एक्सेलरेशन की वेरिएशन है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो आपको मैं चलो थोड़े एक दो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मैं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ। 10 किलोमीटर तक स्टूडेंट्स यूज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 10 किलोमीटर तक आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 10 किलोमीटर है, या आप ऐसे लिखो, टेन किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर है, तो स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला पता कौन सा यूज कर सकते हो, 1 माइनस 2h बाय आर, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स कहाँ से आया है, इसी फॉर्मूले से आया है जो अभी हमने निकाला है, इसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगी है, ठीक है। मैथमेटिक्स आप देखोगे जब +1 में चले गए, ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगी है, बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हाइट जो है वो 10 से 500 किलोमीटर है, तो आप एक्सेलरेशन की वेरिएशन इस फॉर्मूले से देख सकते हो, ठीक है। 10 से अगर 500 किलोमीटर, और ये आया कैसे फॉर्मूला, ये मैथमेटिक्स लगी है, ठीक है। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगी है, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स अगर ग्रेटर देन 500 किलोमीटर है, तो अब कोई हल नहीं है, अब तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हाइट के साथ वेरिएशन है, हाइट के साथ, ठीक है। 10 किलोमीटर तक 9.8 ही ले लो, 10 किलोमीटर तक हम ये मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, 9.8 है, ठीक है। तो इसलिए मोशन में हमने फ्री फॉल के क्वेश्चंस किए हैं, वहाँ पे हम हाइट कितनी तक ले लेते थे, हम मतलब किसी भी क्वेश्चन में हमने हाइट जो है वो 10 किलोमीटर तो क्या 5 किलोमीटर भी नहीं ली थी, और मीटर्स में हम डील कर रहे थे, ठीक है। चलो फिर भी मैं बता रहा हूँ 10 किलोमीटर तक हम 9.8 ही ले सकते हैं। अगर 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है, ठीक है, तो एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, मगर इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ये बना दिया। ये फॉर्मूला तब है जब हाइट 10 to 500 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स पता क्या होता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब हाइट जो है वो 10% से कम हो, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का जो 10% है उससे कम हो, ठीक है। जैसे 6400 किलोमीटर का 10% क्या होएगा, 640, तो राउंड ऑफ करके हमने अप्रॉक्सीमेटली 500 ले लिया, मतलब 500 तक हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी बाइनोमियल फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, इसके बारे में और जानकारी आपको मैथमेटिक्स में मिलेगी, ठीक है। अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर कोई हल नहीं है, आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऑब्वियस है हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सरफेस के ऊपर 9.8 है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डेप्थ के साथ देखते हैं। डेप्थ क्या होती है? अर्थ की सरफेस से टनल खोदी हमने और हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स डेप्थ है डी, ठीक है। डी डेप्थ पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मैंने एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मैं आपको डिराइव नहीं करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। डिराइव आप +1 में करेंगे जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए है उसका फॉर्मूला डी डेप्थ पे वो स्टूडेंट्स होता है 1 - डी बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ वैलिड होता है 10 से 500, मगर यहाँ पे ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहता है, वैसा सही है ना। बस यहाँ पे 2 लगा हुआ था, ठीक है, बस यहाँ पे 2 नहीं लगा, ठीक है, एच की जगह डी है। ये हमेशा थ्रू आउट सारी डेप्थ तो में वैलिड रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट जितनी डेप्थ है, जैसे टनल खोदी अगर सेंटर में आ गए तो कितना हो जाएगा 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो डेप्थ 6400 किलोमीटर हो जाएगी। अब यहीं से स्टूडेंट्स आप देख लो सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन क्या होएगी, सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ डेप्थ कितनी होएगी? डेप्थ होएगी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ना। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा ए की वैल्यू जी माइनस, ठीक है, ये कट गया तो 1 - 1 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ना एक्सेलरेशन हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमेशा याद रखना आपने 0 होती है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला थ्रू आउट डेप्थ वैलिड रहेगा, ठीक है, मगर ऐसा सही जो हाइट वाला फॉर्मूला है जहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है वो वैलिड होता है कुछ रेंज तक की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब डेप्थ की भी बात आ गई। अब ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, इसके लिए आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो हायर क्लासेस में इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। अब आप सिंपली इसको याद रख सकते हो। आगे स्टूडेंट्स है पोल एंड द इक्वेटर। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ स्टूडेंट्स पता कैसी होती है, ऐसी होती है, पोल से चपटी हुई होती है, ठीक है, पोल से चपटी हुई होती है, मतलब इस तरीके की इसकी शेप होती है, जैसे एग होता है, ठीक है, मतलब कि एलिप्स उसे हम कह देते हैं, ठीक है, उसके जैसी शेप होती है। एग्जैक्टली एलिप्स भी नहीं होता, तो हम मान लेते हैं कि ऊपर से चपटी हुई होती है जैसे एग होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इक्वेटर आपको पता है, इक्वेटर कौन सा है, ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये पोल्स हैं, ठीक है। तो इक्वेटर की अगर बात करी जाए, यहाँ पे ग्रेविटी, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ग्रेविटी देखनी है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मगर आर कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, इक्वेटर वाला रेडियस है ये, आर ई मतलब इक्वेटर वाला रेडियस। और पोल्स का जो पोल्स की दूरी सेंटर से कितनी है, इसको मैं आर पी मान लेता हूं, ठीक है ना। अलॉन्ग इक्वेटर सरफेस ऑफ अर्थ की सेंटर से दूरी मैंने आर ई ली है, ठीक है, और पोल्स के अलॉन्ग पोल्स की दूरी मैंने सेंटर ऑफ अर्थ से आर पी ली है, ठीक है। तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे अगर लिखोगे तो जी एम ई अपॉन आर पी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है इक्वेटर के अलॉन्ग जो
रेडियस है वो ग्रेटर है पोल्स से, ठीक है ना। तो आर ई अगर ज़्यादा है तो कोरस्पॉन्डिंग उसके एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन एट पोल्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो इक्वेटर पे है दैट इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, ठीक है ना। पोल्स पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होएगी और यहाँ पे कम होएगी, ठीक है ना। थोड़ा ही फर्क होता है, ऐसे नहीं बहुत सारा फर्क होएगा, थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू आ जाए तो पोल्स और इक्वेटर मतलब 4 ऑप्शंस होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये पोल एंड इक्वेटर का फंडा है, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है वो एग्जैक्टली गोल नहीं होती, अगर पूरी एग्जैक्टली गोल हो तो आर तो हमेशा सेम ही रहेगा ना पोल्स और इक्वेटर में भी, मगर एग्जैक्टली गोल नहीं होती, ऊपर से चपटी हुई होती है, ठीक है, एग शेप में। एग्जैक्टली हम एलिप्स भी नहीं कह सकते। चलो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के अबाउट रिवॉल्व करती है, ठीक है, मगर वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है, ठीक है। जैसे अर्थ का मोशन पता कैसा होता है, ऐसा होता है, वो आगे भी चलती रहती है और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती रहती है, ठीक है। तो ये अर्थ है, ठीक है, और इसकी एक्सिस, ये एक्सिस है और इसके अबाउट ये घूमेगी, ठीक है, मतलब कि ऐसे घूमती है। अब स्टूडेंट्स ओमेगा यहाँ पे क्या लिया मैंने, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ ली हुई है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी आप अर्थ की निकाल भी सकते हो, ठीक है। उससे पहले आप ये देखो कि अगर यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे घूम के दोबारा यहाँ पे कितने टाइम में आएगा, 24 आवर्स में, ठीक है। इसका आपको मोशन दिखाता हूँ मैं कैसा होएगा, ठीक है। ऐसे घूम के ये दोबारा यहाँ पे आएगा, मतलब ऐसे जाएगा और ये घूम के वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे घूमा ये, मतलब ये बंदा है, ये घूम के वापस वहीं पे आ गया। तो इसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, मतलब कि टाइम पीरियड अगर ओमेगा आपने निकालना है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड है, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अर्थ के सन के अबाउट रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड नहीं है ये टाइम पीरियड है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन का, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 24 आवर्स पुट करके आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। हालांकि ये काफ़ी कम आएगी 24 आवर्स, ठीक है। इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी कम आती है, मगर रोटेशन का इफेक्ट ग्रेविटी पे आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है G माइनस ओमेगा आर ई, मतलब ये अर्थ का रेडियस है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा इज द एंगल। एक्चुअल में ये एंगल कौन सा है, एक्चुअल में इसे लैटिट्यूड कहते हैं हम, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे बंदा खड़ा है, तो आप देखो सेंटर से अगर मैं बनाऊं तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, चलो इक्वेटर भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन है। अब ये जो बंदा है इसका लैटिट्यूड क्या है, इसका लैटिट्यूड इज थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, लैटिट्यूड। तो आर ई क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स रोटेशन की बात कर रहे हैं, अब हमने अर्थ को
ये चपटी हुई नहीं माना है, बिल्कुल गोल माना है, ठीक है, गोल माना है यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, ठीक है, किसी भी लैटिट्यूड में हम एक्सेलरेशन देख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर इक्वेटर की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं इक्वेटर पे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, g माइनस ओमेगा आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा इक्वेटर पे, 0 हो जाएगा, ठीक है, एट इक्वेटर थीटा इज 0, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 0 मतलब कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो एट इक्वेटर जो ग्रेविटी है वो क्या आएगी, दिस g माइनस ओमेगा आर ई स्क्वायर, ठीक है। मगर पोल्स पे अगर बात करी जाए, एट पोल्स फ्रेंड्स, इसकी भी डेरिवेशन आपको हायर क्लासेस में आएगी, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप समझ सकते हो। एट पोल्स एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। अब एट पोल्स देखो लैटिट्यूड क्या होएगा पोल्स पे, ये जो एंगल है ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो एट पोल्स थीटा इज 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g माइनस ओमेगा आर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी 90 हो जाएगा ना एट पोल्स, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90, स्टूडेंट्स कॉस 90 ना 0 होता है, ठीक है, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आपको टी रेशियोज फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है, मैथ्स में तो चलो आएगी, ठीक है। अगला चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में भी आपको अच्छे से वहाँ पे टी रेशियोज पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो अब स्टूडेंट्स आप ये देखो cos 90 की वैल्यू ना स्टूडेंट्स होती है 0, तो एक्सेलरेशन g माइनस ओमेगा आर ई स्क्वायर, ठीक है, इनटू 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी g। तो स्टूडेंट्स अगर अकॉर्डिंग टू रोटेशन भी देखा जाए, अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस देखा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो इक्वेटर पे देखो कम आती है और पोल्स पे ज़्यादा आती है, मतलब पोल्स पे g के इक्वल आएगी, ठीक है, और इक्वेटर पे g से कम आएगी, ठीक है, 9.8 से कम आएगी, और पोल्स पे 9.8 आएगी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस एक्सेलरेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, पोल्स पे के इक्वेटर पे, ठीक है ना। हालांकि आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो क्योंकि ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले लेता लैटिट्यूड तो आप 30 डिग्री पे भी देख सकते थे, ठीक है, 60 ले लेता 45, किसी पे भी देख सकते हो, ये जनरल फार्मूला है। और जनरली बात होती है पोल्स और इक्वेटर की, ठीक है। तो पोल्स पे तो g है, इक्वेटर पे g माइनस ओमेगा आर ई स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस का ग्रेविटी पे इफेक्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स डेंसिटी अगर यही फॉर्मूला है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मास ऑफ अर्थ अगर लिखना है, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम, ठीक है। एग्जैक्ट हम स्फीयर ही मान लिया, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वो क्या आ गया 4πr, ठीक है ना। तो अगर स्टूडेंट्स ये भी फॉर्मूला यूज हो जाता है बहुत बार, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेविटी हमने कांस्टेंट रखी है, ठीक है, तो अगर रेडियस डबल हो जाए तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी। अब आपको पता है रेडियस अगर डबल हो जाए, ठीक है, रेडियस डबल हो जाए तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन 1/4 हो जाती, कम हो जाती। मगर कई बार ये कहा होता है कि डेंसिटी कांस्टेंट रखी है, ठीक है, डेंसिटी अगर कांस्टेंट रखी है तो
एक्सेलरेशन रेडियस के डबल करने से डबल हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी के साथ भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स मास एंड वेट की बात भी कर लेते हैं। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कि जैसे कि मैं अपनी बात करूं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर मेरे में क्या है, जैसे बोन्स हो गया, ठीक है, बोन्स, ब्लड, स्किन, ठीक है, मैटर की जो क्वांटिटी है। मगर वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग यू, ठीक है, मतलब कि ये जो फोर्स था जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज वेट, ठीक है। अब आप देखो मास तो सिंपली एम जो किलोग्राम में आता है, ठीक है, मास की जो एसआई यूनिट है वो आपको पता है, एसआई यूनिट इज केजी, ठीक है, सिंपली केजी में लिखा जाता है। मगर वेट, अब आप समझो ये अर्थ है, ठीक है, ये बॉडी थी, इसको कितने फोर्स से खींचा था अर्थ ने? जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स वेट है। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये फोर्स को मैं अब जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? जी के इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स एम जी आ गया, ठीक है ना। तो ये सिंपली क्या है? वेट है। तो इसीलिए हम कई बार वेट को सीधे mg लिख देते हैं, ठीक है। और mg कहाँ से आया है? यहीं से ही आया है, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स है, वेट एक्चुअल में क्या होता है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अस, ठीक है। तो ये जो फोर्स है उसको हम mg भी लिख सकते हैं और यही वेट होता है, ठीक है, mg इज द वेट। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 12,800 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ऑब्वियस वही फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आप किलोमीटर देखो कितना है, 500 से ज़्यादा है तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो बस ग्रेविटेशन में थोड़ी कैलकुलेशन ऑब्वियस है, मुश्किल होती है। 9.8 इंटू ये आ गया 6400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 12,800, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 9.8 इंटू 6400 का स्क्वायर, चलो 6400 दो बार लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 19200, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 0 इसके साथ कट गई, 2 इसके साथ कट गई, ठीक है। अब आप देख लो 64 इंटू 3 से स्टूडेंट सीधे कैंसिल हो रहा है, 3 से हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, और ये भी 3 से हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आना चाहिए? देखो कैलकुलेशन सही करी है मैंने, 12800 6400 हाँ स्टूडेंट्स 19200 ही आ रहा है, ठीक है, और 64 ऑब्वियस है तो वो तो 190 बिल्कुल ठीक है। तो 9.8 अपॉन 9, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है, 1.09, ठीक है, 9.8 अपॉन 9 ऑब्वियस है, 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगी 1.09। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एक्सेलरेशन कम होती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर ए हेवनली बॉडी विच हैज़ अ मास ट्वाइस ऑफ द अर्थ एंड अ रेडियस थ्राइस दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। वेट ऑफ द बुक ऑन दिस
हेवनली बॉडी इफ इट्स वेट ऑन द अर्थ इज 900 न्यूटन। तो 900 न्यूटन स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या है, इट इज द वेट, मतलब कि जी, इसको नहीं तो सिंपली ऐसे लिख लो फोर्स, ठीक है। अब हमने किस पे निकालना है वेट, उस हेवनली बॉडी पे, ठीक है, जिसका जो मास है वो कितने टाइम्स है, ट्वाइस है, मतलब उसका मास क्या होगा, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब रेडियस कितना है, थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3re का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 2/9 इंटू GME अपॉन RE का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2/9 इंटू, ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, GME अपॉन RE स्क्वायर 900 के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 200 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, उस हेवनली बॉडी पे उसका वेट कितना है, 200 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, व्हाट फैक्टर वुड इट्स डेंसिटी हैव टू बी चेंज टू कीप द जी सेम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर ग्रेविटी देखना है तो आपको पता है, ठीक है, डायरेक्ट हमने अभी फॉर्मूला देखा था। तो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे, हाँ जी स्टूडेंट्स देखो क्या क्या, ये भी कांस्टेंट वैल्यू थी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू थी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू थी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी और रेडियस पे, ठीक है। तो हम सीधे लिख लेते हैं, ये डिपेंड करता है डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट या अर्थ, ठीक है। अब चलो अर्थ की बात हुई है, अब स्टूडेंट्स ये क्या कहते हैं कि रेडियस को इंक्रीज करना है, ठीक है। रेडियस अब मैंने इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। चलो ये नई ग्रेविटी लिख लेते हैं, इस पर नई डेंसिटी और नया रेडियस, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि जो न्यू डेंसिटी है वो 3 टाइम्स हो चुकी है, ठीक है। हालांकि हमने ग्रेविटी सेम रखनी है, मतलब G इज इक्वल टू G डैश, तो इसका मतलब रो R इज इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी आएगी। तो हाँ जी बच्चों, अब वही है, इक्वल करना है, तो G डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 3 रो इंटू R डैश, ठीक है। तो ये तो कट ही गया, तो जो नया रेडियस है वो हमें R/3 करना पड़ेगा, 3 टाइम्स कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 1/3 फैक्टर से हमें जो रेडियस है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी हो सकता था, अगर ये 3 टाइम्स मैंने बढ़ा दिया तो ये 3 टाइम्स कम करनी पड़ेगी, 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तभी जी सेम रहेगी। डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलो ये थोड़ा सा ऑर्डर में आपको करवा दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस does the acceleration due to gravity falls to 1% of its value at the earth surface, ठीक है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको क्या कहा इन्होंने कहा है कि किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1%, ठीक है, मतलब कि 1% कहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। तो 1% मतलब ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1% ऑफ जी, मतलब 1/100 ऑफ जी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब 1% जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ पे रह जाएगी, ऑब्वियस है काफ़ी ऊपर, मतलब 500 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही आएगी, काफ़ी ज़्यादा हाइट होएगी ना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाइट होएगी। तो ऑब्वियस है यही फॉर्मूला लगाना यहाँ पे ठीक रहेगा। तो 1% क्या हो जाएगा,
100 ऑफ g, ठीक है। तो चलो सिंपली r लिख लेता हूं। अब स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, उसके बाद मैं रूट ले लेता हूं दोनों साइड्स। तो 1/10 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस एच, r प्लस एच इज इक्वल टू 10r, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 9r, मतलब हाइट कितनी है 9r, ठीक है। तो 9r इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि 6400 किलोमीटर इंटू 9 वहाँ पे जाके 1% होएगी, ठीक है ना। बहुत बड़ा डिस्टेंस है 64, मतलब 9 टाइम्स 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड ए कोल माइन एट अ डेप्थ एट सी लेवल एंड एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन एट हाइट रिस्पेक्टिवली आर W1, W2 एंड W3। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि सरफेस पे ग्रेविटी 9.8 होती है, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे किसी हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी कम होएगी, अगर नीचे जाएंगे तब भी ग्रेविटी कम होएगी। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। तो सरफेस पे अगर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है तो सरफेस पे सबसे ज़्यादा वेट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो वेट है ये किसी हाइट से भी ज़्यादा होएगा और डेप्थ से भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस W2 जो है दैट इज़ द वेट एट सरफेस, ठीक है। तो वो W1 से भी ज़्यादा होना चाहिए, W3 से भी ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल तो कहीं पे हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस है ए पार्ट इसका करेक्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लेक्चर, ठीक है। तो हमने अच्छे से आज समझा, ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ग्रेविटी, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स आपको करवा दिए। तो उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी करे। ऑब्वियस है इसमें थोड़ी कई बार कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है, मगर वो तो चलो कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।